Welcome students in this academic video relating to electrophoresis of the chapter Biotechnology Principles and Processes। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम डीएनए की क्लोनिंग करते हैं और उसके लिए सर्वप्रथम हमें एक तो विशिष्ट प्रकार के प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता होती है जो कि डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में विशिष्ट खंडों में तोड़ने का कार्य करता है। उसके पश्चात जो हमारा डिज़ायरेबल जो उसका फ्रेगमेंट होता है, जो हमारा इच्छित डीएनए का हिस्सा होता है, उसे हम संवाहक डीएनए से जोड़ देते हैं और इस तरह से हमें एक पुनर्योगज डीएनए प्राप्त होता है। पुनर्योगज डीएनए को बनाने की विधि भी मैंने आपको बताई थी और उसके लिए क्या क्या टूल्स चाहिए उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू अ टेक्निक विच इज़ यूज फॉर फ्रेगमेंटेशन, यूज फॉर सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट्स। यानी आपने जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा डीएनए को छोटे छोटे खंडों में बांटा, उन खंडों को परस्पर पृथक करने की जो तकनीक है, उस तकनीक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और उस तकनीक का नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस वह तकनीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस वह तकनीक है जिसके द्वारा हम एक विखंडित डीएनए के विभिन्न खंडों को उनके अणुभार के आधार पर पृथक करते हैं। यानी कि अगर हम शॉर्टली इसको कहें इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीक को, तो यह है डीएनए के पृथक्करण की तकनीक। शॉर्टली भी अगर इसको हम जो है कहना चाहें तो यह है टेक्निक ऑफ डीएनए सेपरेशन। इलेक्ट्रोफोरेसिस वह तकनीक है जिसके द्वारा हम एक विखंडित डीएनए के विभिन्न खंडों को उनके अणुभार के आधार पर पृथक करते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों है, क्यों जो है हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस की आवश्यकता है, या क्यों हमें डीएनए के खंडों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। चलिए उसको समझते हैं। आपके पास ये डीएनए का बड़ा एक अणु है और आपने इस बड़े अणु में, और बड़ा इसको बना देते हैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग किया। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा आपने इसका पाचन किया, तो वो एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है वो इसको विशिष्ट खंडों में काट देगा। सपोज इस खंड पे उसने काटा, यहाँ पर भी उसको अपना पैलिंड्रोम सीक्वेंस मिला, यहाँ भी काटा, और यहाँ भी उसने डीएनए के फ्रेगमेंट को काट दिया, इसके फॉस्फोडाइस्टर को जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके। अब ये डीएनए जो है विखंडित हो गया है, इतना ही विखंडित हो गया, यानी फ्रेगमेंटेड हो गया है। इस तरह से आपको ये फ्रेगमेंटेड डीएनए प्राप्त हुआ है। खंडित डीएनए, फ्रेगमेंटेड डीएनए आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि आपने इसका पाचन जो है एंडोन्यूक्लियस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा किया था। इस वजह से ये अपने विशिष्ट खंडों पर टूट गया है।
अब ये डीएनए अपने विशेष खंडों पे टूट गया है, लेकिन ये सेपरेट नहीं हुए हैं, ये जो है आपस में मिले हुए हैं, आपस में गुत्थम गुत्था आप कह सकते हैं। जैसे कि जो है आप ये देख सकते हैं कि आप ये जो खंड हैं इसमें से आपका जो इंटरेस्ट का जो खंड है, जिस खंड से आपने डीएनए को क्लोनिंग करनी है, डीएनए क्लोनिंग में जिस खंड का आपने इस्तेमाल करना है, वो खंड इतने सारे खंडों में छिपा हुआ है। अब उस खंड को आपने अगर पहचानना है तो इसके लिए आपको इसका पृथक्करण करना पड़ेगा। पृथक्करण या सेपरेशन आपको इस पूरे खंडों के समूह का करना पड़ेगा। और जब ये खंडों के समूह इस तरह से पृथक हो जाएंगे, तब आप उसको अलग कर सकते हैं। उस डीएनए के खंड को आप अलग कर सकते हैं, उस विजातीय डीएनए के खंड को आप अलग कर सकते हैं, जिस खंड की आपको डीएनए क्लोनिंग के लिए या पुनर्युगज डीएनए के निर्माण के लिए आवश्यकता है। तो इससे यह स्पष्ट है कि अगर हम जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीक के द्वारा डीएनए के खंडों का पृथक्करण नहीं करेंगे, तो हम अपने इंटरेस्ट वाले या अपने डिज़ायरेबल डीएनए को अलग नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस डीएनए फ्रेगमेंटेशन, डीएनए सेपरेशन को अंजाम देते हैं। डीएनए का पृथक्करण हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा कैसे करते हैं, चलिए इसे हम देखते हैं। बच्चों, अगर हम जो है सिद्धांत इस इलेक्ट्रोफोरेसिस का देखें तो यह आधारित होता है आवेश और अणुभार के सिद्धांत पे। सिद्धांततः अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, इस तकनीक को, तो इसमें आपने दो चीज़ें ध्यान रखनी। एक तो डीएनए का आवेश, और दूसरी चीज़ आपने सिद्धांततः यहाँ पर ध्यान रखनी है डीएनए खंड का अणुभार। डीएनए का आवेश आप जानते हैं, डीएनए में ऋणात्मक आवेश होता है, निगेटिव चार्ज इसमें होता है। और डीएनए खंड का अणुभार डिपेंड करता है खंड की लंबाई पर। खंड की लंबाई, अगर खंड की लंबाई जो होती है जितनी अधिक होगी, अणुभार उतना अधिक होगा। यानी ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। खंड की लंबाई जितनी अधिक होगी उसका अणुभार उतना अधिक होगा। और इससे ये स्पष्ट है कि अगर हम जो है आवेश की दृष्टि से देखें तो डीएनए के खंडों को अगर हम पृथक करना चाहते हैं तो हमें उनको धनात्मक आवेश की तरफ आकर्षित करवाना होगा, क्योंकि डीएनए के खंडों में स्वयं में ऋणात्मक आवेश है। अगर हम इन खंडों को सेपरेट कराना चाहते हैं तो इन्हें हम धनात्मक आवेश की ओर अगर गति करवाएंगे, रन करवाएंगे, तब हम इन खंडों को पृथक कर सकते हैं। और पृथक होते समय ये अणुभार के सिद्धांत के आधार पर पृथक होंगे। जो खंड छोटे हैं वे पहले पृथक हो जाएंगे, दूर तक वो पृथक होंगे, ज़्यादा डिस्टेंस से वो अपना रनिंग करेंगे क्योंकि उनका अणुभार कम है। और जिनकी अणुभार ज़्यादा है या जिनके खंड की लंबाई ज़्यादा है वे उतने अधिक दूर तक सेपरेट नहीं होंगे। अब प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कैसे इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके लिए एक उपकरण की आवश्यकता होती है और उस उपकरण में एक ट्रे होती है ग्लास की। इस तरह की एक ट्रे होती है, ये ग्लास की ट्रे है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोफोरेसिस में किया जाता है। अब इसमें दो ग्लास प्लेट यहाँ पर इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ये दो ग्लास प्लेट जो एक दूसरे के ऊपर रखी हैं परस्पर, वो इस्तेमाल में लाई जाती हैं। और इसमें दो ध्रुव होते हैं इस ट्रे में। एक ध्रुव इसका कहलाता है एनोड यानी धनात्मक, दूसरा ध्रुव इसका कहलाता है कैथोड या ऋणात्मक। इसका जो सिरा है, यहाँ पर ये चार्ज के पॉइंट होते हैं और ये जुड़े होते हैं एक बैटरी से। बैटरी से जुड़े होते हैं। बैटरी। अब
इन दोनों ग्लास प्लेट के बीच में एक विशेष प्रकार का पॉलीमर हम डालते हैं। वो पॉलीमर डिपेंड करता है कि हम सेपरेशन किसका कर रहे हैं। ये पॉलीमर एक जेल के रूप में होता है, जेल की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो ये जेल, जिस जेल का हम उपयोग करते हैं वो होता है अक्सर एगारोज जेल। एगारोज जेल नाम का एक पदार्थ यहाँ पर हम डालते हैं। जैसे आपने देखा अपनी पेन में जो जेल इंक होती है, तो जेल इंक की तरह ही जो है एक एगारोज नाम का जेल होता है, जिसको हम इन दोनों ग्लास प्लेट के बीच में इंसर्ट करते हैं। अब ये जो एगारोज जेल होता है, इसमें एक शब्द है एगार। एगार जो है समुद्री शैवाल से प्राप्त होने वाला एक स्टार्च होता है, जिसको हम जो है जेल के रूप में यहाँ पर उपयोग में लाते हैं, और इस तरह से इस एगारोज जेल को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस्तेमाल में लाते हैं। अब यहाँ पर ये एगारोज जेल जो है हमने भर दिया है दोनों ग्लास प्लेट के अंदर, और अब हम इसमें इंसर्ट करेंगे डीएनए को। तो डीएनए को हम इंसर्ट करेंगे कैथोड वाले सिरे पर, यानी ऋणात्मक वाली छोर पे, क्योंकि डीएनए में स्वयं में ऋणात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पर हमने जो है पिपेट की सहायता से, एक तरह का जो ड्रॉपर होता है उसकी सहायता से यहाँ पर डीएनए को हम इंसर्ट करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। डीएनए इंजेक्ट किया हमने कैथोड वाले सिरे पर, और वो डीएनए कैसा है? वो डीएनए है फ्रेगमेंटेड, यानी उसमें कई खंड हैं। उस डीएनए का हम पाचन कर चुके हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा। अब इसके पश्चात जैसे ही हम जो है डीएनए यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे और बैटरी के दोनों सिरों को इन तारों से हम जोड़ देंगे, कैथोड को भी जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, और कैथोड को हम बैटरी के निगेटिव सिरे से जोड़ेंगे, और एनोड को हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ेंगे। जैसे ही जो है चार्ज इस जेल में जाएगा, तो इस जेल के कैथोड वाले सिरे पर जो डीएनए के अणु हैं या डीएनए के जो खंड हैं, वे एनोड की तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे। एनोड की तरफ वो दौड़ना शुरू कर देंगे। अब ये तो मैंने हॉरिजेंटली आपको ये ट्रे बता रखी है। अगर हम इसको जो है वर्टिकली देखेंगे, इसको ऊपर से अगर हम देखेंगे इस जेल को, तो इस जेल में इस तरह से हमें, ये इसका पॉजिटिव सिरा है, ये इसका नेगेटिव सिरा है, यानी ये एनोड है, ये कैथोड है। अब यहाँ पर हमने ये छोटे छोटे यहाँ पे कूप बने होते हैं, वेल बने होते हैं, यहाँ पर हमने डीएनए को इंसर्ट किया पिपेट की सहायता से, और ये जेल है एगारोज जेल, इसको हम कह देते हैं। जैसे ही हमने जो है इसको बैटरी से जोड़ा, तो इसके अंदर का जो डीएनए है, उसके जो खंड हैं, वे अपने अणुभार के आधार पर रन करना शुरू कर देंगे, और इनकी गति निर्भर करेगी खंडों के अणुभार पर। जो खंड अधिक अणुभार वाले हैं, यदि अधिक लंबे हैं, वो ज़्यादा दूर तक रन नहीं कर पाएंगे। जो जितने हल्के होंगे, जिनका अणुभार जितना कम होगा, वे उतनी दूर तक दौड़ते चले जाएंगे। और इस तरह से ये डीएनए के जितने भी खंड हैं, ये एक दूसरे से पृथक होते चले जाएंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से हमने चार्ज की सहायता से, आवेश की सहायता से डीएनए के खंडों को परस्पर पृथक किया इस तकनीक के माध्यम से। अब ये डीएनए के खंड जो हमने इस तरह से यहाँ पर जेल के अंदर जो एक दूसरे से सेपरेट किए हैं, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब इससे आगे की हमें जो है क्रिया करनी पड़ती है। अब इससे आगे हमें क्या करना है? इससे आगे क्षालन नाम की एक क्रिया होती है। क्षालन नाम की क्रिया में हम क्या करते हैं कि ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं, इनको हम अलग करते हैं। इनको हम जो है अलग करने के लिए सबसे पहले हम इस जेल को देखते हैं। इस जेल को देखने के लिए क्षालन से पूर्व मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इसकी स्टेनिंग की जाती है, और स्टेनिंग के लिए इसमें जो स्टेन का यूज़ किया जाता है या जिस रंग का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड नाम का एक ब्लू कलर का स्टेन आता है, उससे जो है इस जेल को स्टेन किया जाता है, रंगा जाता है, और उसके पश्चात ये नीला नीला दिखाई देने लगता है। और फिर इसको देखा जाता है यूवी रेज में, यानी अल्ट्रावायलेट प्रकाश में, अल्ट्रावायलेट लाइट में इस जेल को देखा जाता है। तो जैसे ही जो इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट डाली जाती है,
इस जेल के अंदर जो डीएनए के खंड होते हैं ये ऑरेंज कलर के हमें दिखाई देने लगते हैं। इनको हम डीएनए बैंड भी कहते हैं। डीएनए बैंड्स हमें दिखाई देने लगते हैं ये ऑरेंज कलर में। जब इसकी डाई हम जो है एथिडियम ब्रोमाइड से करते हैं डाइंग, इसकी रंगाई जब हम एथिडियम ब्रोमाइड नाम के स्टेन से करते हैं और इसमें अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी प्रकाश इस जेल में डालते हैं, जिस तरह की हम एक्सरे फिल्म में डालते हैं प्रकाश, आपने देखा होगा, वैसे ही जो है ये एक तरह का जेल उठा के इसको हम जो है जब यूवी रेज के सामने रखते हैं तो इसके अंदर जो ये डीएनए के विभिन्न खंड हैं ये हमें नारंगी कलर के दिखाई देते हैं। और फिर हम जो है अपने डिज़ायरेबल डीएनए की पहचान करते हैं और उसको फिर छालन की क्रिया के द्वारा उस विजातीय डीएनए को, विजातीय या वांछनीय डीएनए को अलग करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस है। सबसे पहले हमने जो है डीएनए को एगर उस जेल के अंदर डाला, उसके बाद जो है हमने चार्ज इसमें आवेश प्रवाहित किया। पूरी जेल में आवेश प्रवाहित करने से जो निगेटिवली चार्ज डीएनए के फ्रेगमेंट से वो दौड़ने लग जाएंगे एनोड की तरफ, और इस तरह से जो डीएनए के विभिन्न खंड हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इसके बाद हमने अब इन डीएनए के खंडों को अगर देखना है तो हमें इनकी स्टेनिंग करनी पड़ेगी, जो की जाएगी एक डाई से जिसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। और फिर इसको हम देखेंगे जेल को यूवी रेज में, यूवी लाइट में देखेंगे और उससे हमें फिर ये नारंगी रंग के डीएनए के खंड दिखाई देंगे। इसके बाद जो इच्छित डीएनए का खंड है, वांछनीय डीएनए खंड है जो हमें आगे चाहिए पुनर्युगज डीएनए बनाने के लिए, उसको हम जो है छालन की क्रिया के द्वारा अलग करेंगे और वांछनीय डीएनए को हम फिर प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तो आशा करता हूँ डीएनए पृथक्करण की ये तकनीक जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये आपको समझ में आई होगी, और विस्तृत अध्ययन के लिए आप अन्य लिटरेचर या रेफरेंसेस भी देख सकते हैं। आप अगर मेरे वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच।